अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल। कोर्स के चौथे लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़ॉन्ट्स की फ़ॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है, ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना सबसे पहले MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था उसको खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मौजूद है जो हमने पिछली मरतबा लिखा था और ये यहाँ पर अच्छे खासे अल्फाज के अंदर मौजूद है। अच्छा, मुझे मुझे किसी ने ये पूछा था कि ये जो टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है, कोई भी जेनेरिक टेक्स्ट है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने इक्वल का साइन डाल के उसके बाद RAND लिखा था और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके जो हमने इंटर दबाया था तो उसके अंदर ये टेक्स्ट इस तरीके से जनरेट हो गया था। तो इसका मुझसे पूछा गया था कि क्या फ़ायदा है इसका। तो दरअसल इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं और आपके पास टेक्स्ट नहीं होता तो वर्ड आपको यानी MS वर्ड जो है ये आपको ये फैसिलिटी फ़राहम कर रहा होता है कि आप इस तरीके से चंद बटन दबाने के बाद आप एक भरपूर टेक्स्ट की जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं सैम्पल के तौर पर। उसके बाद आप अपने फ़ोन्स को चेक कर सकते हैं, आपने जो कुछ सीखा है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे काम आप इसके अंदर से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ता कि आपको कहीं से टेक्स्ट उठाकर लेकर आना पड़ेगा या फिर अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। उसके अंदर यह है कि सिर्फ चंद सिंपल से बटन आप इसके अंदर दबाकर, चंद सिंपल सी कीज़ आप उसको दबाकर शॉर्टकट वे के अंदर एक भरपूर टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि एम्प्टी था पहले। और उसके बाद जो कुछ भी आपने अगर कोई फ़ोन तैयार किया है या कोई नया फ़ोन डाउनलोड किया है कहीं से और उसको आप चेक करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई नया तरीका आपने कोई सीखा है, कोई नई टेक्निक MS वर्ड के अंदर सीखी है जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको एप्लीकेशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बाकायदा उसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फ़ॉन्ट के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं कि बुनियादी जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपके पास हेडिंग होती है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को शुरू करना है तो उसके लिए एक टाइटल आपको लगाना पड़ेगा। तो टाइटल के लिए हम करते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने इसका टाइटल रखा। अब टाइटल को टाइटल की तरीके से अगर हमने दिखाना है तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि MS वर्ड 2010 और इसके बाद के जितने भी MS वर्ड के जो वर्जन हैं उनके सबके अंदर ये स्टाइल्स गैलरी आपको नज़र आ रही होती है। यहाँ से आप बेसिक जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई बहुत बड़े किसी काम की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये करना है कि टाइटल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक किया और ये यहाँ पर आपका ये जो मैंने हेडिंग डाली थी ये टाइटल की सूरत के अंदर एक बाकायदा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन गई है। अगर जो है आप हेडिंग डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए तरीक़ाकार अलग है और जो है मज़ीद आप उसके अंदर जो भी आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद इसके अंदर ये करते हैं, आप सब हेडिंग्स भी बना लेते हैं। सब हेडिंग के अंदर ये होगा कि माय फर्स्ट हेडिंग सब हेडिंग है तो ये सब हेडिंग का नाम इसको दे देते हैं माय फर्स्ट सब हेडिंग। तो ये फर्स्ट सब हेडिंग अगर है तो इसके अंदर जो है आपने हेडिंग ये माय फर्स्ट सब हेडिंग तो हेडिंग 1 ये जो H1 का जो फॉर्मेट है इसको आपने यूज़ करना है फर्स्ट सब हेडिंग के लिए। अच्छा, हेडिंग्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है? देखें, हमारे पास दो तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ये जो हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था इसको हम जो है फॉर्मेट करके मैनुअली बढ़ा दें। दूसरा तरीका ये है कि H1 का जो है ये जो टैग है इसके ऊपर ये लगा दें। तो उसके अंदर फ़र्क ये होगा कि अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये जो नेविगेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नेविगेशन है पेज के ऊपर ये यहाँ पर नेविगेशन वाले जो पैनल है इसके अंदर ये जो नेविगेशन आपको नज़र आ रही है ये नहीं बनेगी अगर मैनुअल आप इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप मैनुअली नहीं बल्कि इसको इसी तरीके से जो सिस्टमिक वे है उसके अंदर काम करते हैं तो फिर आपको ये बाकायदा नेविगेशन मिल सकती हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेशन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है कि नहीं, अगर आपका कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि आप बाकायदा एक सिस्टमिक वे के अंदर काम करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमर ये है कि आप उसको जो उसके सिस्टम्स हैं उन्हीं के तहत काम करने के ऊपर आमादा करें अपने आप को। वरना बसूरत दीगर बहुत सारे तरीक़े ऐसे होते हैं कि आप कर तो लेते हैं लेकिन उनको कहा जाता है चीट्स या हैक्स कहा जाता है और उसके अंदर सिस्टमिक वे का जो लुक होता है, प्रोफेशनल वे जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो अब दूसरी हेडिंग इसके अंदर ऐड करते हैं और दूसरी हेडिंग के अंदर हम यही लिखेंगे कि माय सेकंड सब हेडिंग
माय सेकंड सब हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद मैंने H2 का जो टैग है यानी हेडिंग 2 जो है हमारी, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो फर्स्ट हेडिंग थी यहाँ पर, ये जो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर थी, आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको जूम कर दिया है। ये जो फर्स्ट हेडिंग थी यहाँ पर, इसके नीचे ये सेकंड हेडिंग सब हेडिंग के तौर पर आई है। इसको मैं अगर बंद कर दूंगा तो ये सारी हेडिंग्स बंद हो जाएंगी। यहाँ के नीचे जितने भी यानी हेडिंग 2, ये जो इस फर्स्ट हेडिंग के नीचे अंडर की सब हेडिंग्स जो आ रही हैं, सब हेडिंग अंडर द सब हेडिंग ये जो आ रही है, ये सारी की सारी इस मेन हेडिंग के नीचे हैं। ये आपकी मेन हेडिंग है और उसके बाद ये सब हेडिंग है। तो उसके बाद सब हेडिंग जो है वो सारी की सारी इस हेडिंग के नीचे हैं और ये एक क्लिक के अंदर ये बंद भी हो जाएंगी और ये खुलकर सामने भी आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मेन टॉपिक आपका ये था और मेन टॉपिक के बाद उसके अंदर कोई सब डिवीजन अगर आपने कोई टॉपिक का किया है तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसी तरीके से आप मज़ीद ये भी काम कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर थर्ड हेडिंग यानी हेडिंग 3 लगाएंगे, यहाँ पर जो हेडिंग 3 आपको नज़र आ रही है, अगर हम हेडिंग 3 लगाएंगे तो वो जो हेडिंग आएगी वो हेडिंग 2 के अंडर आ जाएगी और वो उसकी सब हेडिंग बन जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा फिनोमिना है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मज़ीद इसके अंदर ये अब हम करके भी देख लेते हैं इसको। माय थर्ड सब हेडिंग, माय थर्ड सब हेडिंग के नाम से मैंने इसको ये टाइटल दे दिया है। अब ये थर्ड हेडिंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने H3 का जो टैग था वो लगा दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो है ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट हेडिंग थी उसके नीचे एक सब हेडिंग थी, लेकिन अब उस सब हेडिंग के नीचे भी एक थर्ड हेडिंग आ गई है। तो अब ये यहाँ पर उसने नेविगेशन यहाँ पर शो कर दिया है कि आप सिंपली जो है इसको यहाँ से काम माय सेकंड सैम्पल हेडिंग। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने फिर H1 कर दिया। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अगेन नेविगेशन के अंदर। अच्छा, ये नेविगेशन बार अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं शो हो रहा होता। तो इसके लिए आपने करना ये है कि सिंपली जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाएंगे तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए व्यू की जो टैब है, व्यू की टैब के अंदर आने के बाद आपने ये यहाँ पर आप इसको शो करा सकते हैं और बंद भी करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर से इसको अनचेक कर देते हैं, अनचेक करते हैं तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वापस चेक कर देते हैं तो यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है इसको लेकर आने का। अब आप माय सेकंड सैम्पल हेडिंग का देख रहे हैं कि यहाँ पर H1 यानी मेन हेडिंग के तौर पर मैंने इसको रखा है, तो ये अगेन यहाँ पर शुरू में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन था जिसको जो एक हेडिंग के अंडर था, उसके नीचे ये सब हेडिंग्स थी मौजूद। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन शुरू हुआ जो फिर वापस से मेन हेडिंग के तौर पर यहाँ पर आपके सामने आया है। तो अब आप ये करेंगे कि ये मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी हेडिंग्स डाल रहा हूँ। इसके अंदर किसी लॉजिक को ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर ये देखिए आपको ये फिर अगेन ये H2 मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है यानी हेडिंग 2 जो सेलेक्ट की है, तो ये अगेन फिर ये सब हेडिंग बन गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरे पेज पर आ गया है। अब मज़ीद इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसको मज़ीद इसको बढ़ाते हैं आगे, और मज़ीद बढ़ाने के बाद इसको जो है यहाँ पर अगेन हमने पेस्ट कर दिया 2-3 मरतबा इसको, तो और ज़्यादा बड़ा हो गया ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद आगे चलते हैं, फिर ये H2 के अंदर इसको भेज देते हैं और उसके बाद फिर हम बस ये यहाँ पर अब ये जो है इसके वो ख़त्म हो गए। अच्छा, अब आप देखिए ये यहाँ पर एक अच्छा सा कि डॉक्यूमेंट का पूरा नेविगेशन सिस्टम तैयार हो गया है। अब इसको नेविगेशन को भी देखें मज़ीद, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर अगर ये कोई हेडिंग है और हेडिंग के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि किसी H3 की जो हेडिंग थी उसको हमने H2 बनाना है। मिसाल के तौर पर ये वाली जो हेडिंग है ये H3 के अंदर है इस वक्त। ये वाली जो हेडिंग है ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये H2 के अंदर है, H3 के अंदर है, सॉरी ये H3 के अंदर है। और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इसको प्रमोट कर दूँ या डी प्रमोट कर दूँ, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप आकर ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको अगर मैं प्रमोट करता हूं तो ये H2 बन जाएगी। आप यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हेडिंग 2 वाले खाने के अंदर आ गई। मतलब इसका प्रमोशन हो गया, एक यानी नंबर इसको बढ़ गया है, एक नंबर हाई ग्रेड मिल गया इसको मजीद अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो ये H1 बन जाएगी। वापस री प्रमोट कर देता हूँ तो फिर ये H3 के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए H2 का वो था यानी हेडिंग 2 है, ये मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है। तो इसको अगर मैं डी प्रमोट कर देता हूँ तो ये H3 बन जाएगी, ये H3 बन गई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैम्पल सब हेडिंग 2, ये 2 जो थी असल में 3 बन गई है। अब यहाँ पर देखिए
ये देख सकते हैं आप। तो इसको मज़ीद वापस से जो है प्रोमोट कर देते हैं और इसको 2 के ऊपर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 का ही हमने नाम दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा सा एक ये डॉक्यूमेंट बन गया है, इसका नेविगेशन पूरा सिस्टम बन गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद क्या कर सकते हैं आप? मज़ीद ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज के ऊपर हूँ, बिल्कुल टाइटल के पास हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं फ़ौरन इस हेडिंग के ऊपर पहुँच जाऊँ, ये जो है मैंने यहाँ पर से देख लिया है, पूरे चैप्टर वाइज अरेंज हुआ हुआ है सब कुछ। तो इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर पहुँच जाऊँ इस वाली हेडिंग के ऊपर, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर मुझे खुद ही पहुँचा दिया। ये देखिए, सैम्पल सब हेडिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड वाले के ऊपर पहुँच जाऊँ, माय थर्ड सब हेडिंग के ऊपर, तो ये यहाँ पर क्लिक किया, माय थर्ड सब हेडिंग के ऊपर पहुँच गया मैं। तो ये नेविगेशन का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप आराम से इसको इस तरीके से काम में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब मज़ीद हमें क्या करना है? अब मज़ीद हमें ये करना है कि हम इसको फॉर्मेटिंग को देखेंगे। फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग के अंदर हम मेनली तो ये कर सकते हैं कि अच्छा, ये बात याद रखिए कि कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले आपने हमेशा उस टेक्स्ट को या उस हेडिंग को या उस कोई लफ्ज़ है या कोई जुमला है, उसको सिलेक्ट ज़रूर करना है। सिलेक्ट करे बगैर कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो आपने सबसे पहले इसको ये करना है कि अपना जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कोई भी फ़ॉन्ट दिया, टाइम्स न्यू रोमन मिसाल के तौर पर। अब ये देखिए आप, ये टेक्स्ट इसका चेंज हो गया, इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो गया है। यहाँ पर आप ये जब इसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इसको हम, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको जो है मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स दे सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अच्छा सा फ़ॉन्ट ये यहाँ पर आ गया है। मैं नॉर्मली 2-3 फ़ॉन्ट्स ही इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे मुस्तकिल यूज़ के अंदर हैं। उसके अंदर से एक टाइम्स न्यू रोमन है, एक कैलिब्री है, इसके अलावा एक जो है वो कॉमिक सेंस के नाम से है, जो कि इनफॉर्मल अगर मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो मैं इसको इस वाले कॉमिक सेंस के उसके अंदर रखता हूँ, और जो फॉर्मल होते हैं उनको टाइम्स न्यू रोमन के अंदर या कैलिब्री के अंदर रखा करता हूँ। तो जो नॉर्मली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन के अंदर चलते हैं। कोई भी फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप किसी भी आड़ी टेढ़ी हेडिंग्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने बहुत ज़्यादा सोबर सी हेडिंग्स इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखा करें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई फॉर्मल लेटर हो या डॉक्यूमेंट हो और आपने उसको कॉमिक सेंस या किसी ऐसे स्टाइलिश उसके अंदर रख दिया जो कि बिल्कुल अनएथिकल हो। तो अनएथिकल से मुराद मेरी वैसे कोई गंदा वाला लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जो है इसको जो है समझना पड़ता है कि आपने कोई ऐसा गलत कोई फ़ॉन्ट ऐसा ना रखा हो जो कि इरिटेटिंग हो और एकदम से समझ में ना आ रहा हो कि ये आया इस काम के लिए ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप ये ख्याल रखिए कि बाद लोग इतने ज़्यादा हैवी स्टाइलिश जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनका जो लिखा हुआ है वो नज़र समझ में ही नहीं आ रहा होता कि उन्होंने लिखा क्या है। जैसे हैंड राइटिंग के जो मोड्स हैं और इसके अंदर इसके अलावा जो है ये जिस तरीके के जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको फर्स्ट साइड के अंदर आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। सीवीज़ के अंदर किसी भी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि फ़ॉन्ट जो है वो इंट्यूटिवली सर्टन हो, आपको यूं ही देखने में पता चल रहा हो कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, तो समझ में आनी चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन वाले फ़ॉन्ट से जो है इज्तनाब करना ज़रूरी है। अच्छा, अब कुछ मज़ीद चीज़ें को देख लेते हैं। अगर जो है आपको कोई इन द केस अगर आपको कोई लफ्ज़ या कोई आपको जुमला अगर आपको ऐसा करना है जो हाईलाइट करना है, आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर फ़ौरन नज़र पड़े, तो उसको आप बोल्ड करा सकते हैं। बोल्ड कराने का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है वो थोड़ा सा एम्फसिस कर रहे हैं कि भाई ये जुमला लाजमी पढ़ लो, इसके अंदर से ये जुमला सबसे ज़्यादा अहम है, मतलब उस चीज़ को आपने हाईलाइट करा दिया। हाईलाइट कराने के लिए दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने ये इसको सेलेक्ट किया लाइन को और ये यहाँ से हाईलाइट का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से हाईलाइट भी करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई कोटेशन है, अगर आपको कोई ऐसा जुमला है जो किसी और ने कहा था और आपने उसको ऐड करके बताया कि हाँ भाई ये किसी और ने कहा था, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि नॉर्मली उसको सेलेक्ट करते हैं जुमले को, उसको सबसे पहले तो कोट्स के अंदर बंद करते हैं। पहले कोटेशन यानी कोटेशन मार्क्स जो होते हैं जिसको इन्वर्टेड कॉमास और अल्फाज से भी याद किया जाता है, लेकिन आपने इसको सेलेक्ट करना है कोट्स के अंदर जो भी है, और आपने सिंपली इटैलिक का बटन दबाना है कि ये किसी और ने कहा है। तो इटैलिक्स का मतलब ये होता है कि ये हम किसी और की बात को कोट कर रहे हैं। ये इटैलिक्स के अंदर अगर लिखा हुआ है तो ये आपने ये देखेंगे आपके ये तिरछा हो गया है। थोड़ा सा तिरछा होने का मतलब यही होता है कि आपने इसको
थोड़ा सा तिरछा करके बताया है कि हाँ भाई ये किसी और ने कही हुई बात है। इसके अलावा आप जो है ये बोल्ड इटैलिक के बाद उसके बाद हमारे पास ये आता है अंडरलाइन का ऑप्शन। ये जो यू के नीचे जो लाइन है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप ये करेंगे तो उसके बाद ये आपको अंडरलाइन शो होना शुरू हो जाएगी। ये बोल्ड इटैलिक और उसके बाद अंडरलाइन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ये आपको शो हो गया है इस तरीके से। इसके बाद हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर इसका कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए हम सिंपली ये वाला जो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ए का जो निशान है और ए के नीचे कोई कलर बना हुआ है, तो यहाँ पर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद उसको कोई भी कलर जो है किसी भी उसको फ़ॉन्ट को चूज़ करके किसी भी सेंटेंस को या किसी भी हेडिंग को चूज़ करने के बाद उसको कलर दे सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें और उसके बाद इसको ब्लैक करें। ब्लैक करने के बाद ये होगा कि सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो सारा आपका एक ही कलर के अंदर आ जाएगा। इन स्पेशली इन द केस अगर आपका जो प्रिंटर है वो आपके पास ब्लैक है और लेज़र जेट जो ब्लैक प्रिंटर होता है उसके अंदर क्योंकि कलर्स नहीं आ रहे होते, तो आप उसके अंदर अगर मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अजीब सा लुक आ जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप सारा का सारा काम ब्लैक में करें, ताकि जो चीज़ आपके पास प्रिंट में आने वाली है वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेडली शो हो रही हो। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब आइए थोड़ा सा कलर्स को जो फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं। हम सिर्फ जो हेडिंग्स हैं उनका जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज करने के बाद उसको हम कुछ और कर देते हैं। यहाँ पर ये एरियल ब्लैक के ऊपर लेकर आ जाते हैं सारी हेडिंग्स को। तो सारी हेडिंग्स को हम एरियल ब्लैक के ऊपर लेकर आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट होती है उसका क्या रोल होता है। तो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट्स के बाद ये देख लेते हैं सबसे पहले कि मिसाल के तौर पर ये टाइटल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि टाइटल ये जो यहाँ पर इधर लेफ़्ट की तरफ नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट की तरफ ना आए, ये दरमियान में शो हो। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट के जो ऑप्शन हैं इसके अंदर ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट के अंदर हम जो है ये जो बाकी जो टेक्स्ट है ये तो लेफ़्ट के ऊपर है। अगर हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो राइट टू लेफ़्ट यूज़ हो रही है, तो हम उसके अंदर फिर ये जो राइट अलाइनमेंट वाला जो हिस्सा है इसको इस्तेमाल करेंगे। वरना इंग्लिश के अंदर या किसी भी ऐसी रोमन लैंग्वेज को हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट के ऊपर ही छोड़ेंगे। टाइटल को हम इसके वक्त सेंटर में कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर में हो गया है। इसी तरीके से मज़ीद आप ये देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट दबा रहा हूँ, कंट्रोल ई मैं इसको सिंपली दबा रहा हूँ। तो ये जो है ये जो हेडिंग है या कोई भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा चला जाएगा अपने दरमियान के अंदर। उसके बाद हम मज़ीद आगे आते हैं और मज़ीद आगे आकर हम ये देखते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है इसकी, ये जो साइड है इस साइड के अंदर तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट के अंदर है, यानी एक ही लाइन के अंदर और एक ही जो है मार्जिन के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें अलाइन हुई हुई शो हो रही हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमें ये मिलता है कि यहाँ पर जो है ये देखिए कि एक ये यहाँ पर ये वाली लाइन ख़त्म हो रही है, उसके नीचे दूसरी लाइन दूसरी जगह पे ख़त्म हो रही है, तीसरी लाइन इधर इधर इधर, इस तरीके से ये पूरी नॉन अलाइंड है और बड़ा जो है बुरा सा जो है ये महसूस हो रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें दोनों तरफ से मार्जिनाइज्ड हो जाएँ और जो है बिल्कुल एक ही तरीके की शो हो रही हों और एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के अंदर शो हो रही हों, तो ये जो आपका अलाइनमेंट का जो ये जो 3 खाने हैं इसके बराबर में आपको ये जस्टिफाई का खाना मौजूद है, जो जस्टिफाई का ऑप्शन है। तो जस्टिफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से पहले हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट को करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपने ये सिंपली ये करना है कि जस्टिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जस्टिफाई के बाद जस्टिफाई जो सिंपली जस्टिफाई नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आप ये देखिए कि ये बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के अंदर होगी। अब दोनों साइड्स जो हैं वो आपके पास बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हैं। तो आज हमने जो है हेडिंग्स बनाना सीख लिया, इसके अंदर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के ऑप्शन सीख लिए और इसके अलावा हमने फ़ॉन्ट के ऊपर कलर स्टाइल्स वगैरह को अप्लाई करना सीख लिया, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स की फैमिलीज़ को अप्लाई करना सीख लिया, अलाइनमेंट के मामलात को सीख लिया, जस्टिफिकेशन हमने सीख ली कि अब आप देख सकते हैं कि एक जो डॉक्यूमेंट था पुराना वाला जो हमने बनाया था 2 था, इसको हमने इसके अंदर मज़ीद एडिटेड लिख कर इसको सेव कर लिया है। अगर हम इसको वापस से जो है वही वाला खोलें जो पुराना हमारा था, तो अब आप देख सकते हैं कि एक सूरत इसकी ये थी
जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर टेक्स्ट आपका मौजूद था, और दूसरा टेक्स्ट ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये वाला मौजूद है, तो इसके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। तो फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद देखेंगे कट कॉपी पेस्ट वगैरह के जो ऑप्शन हैं उनको किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।